Hello everyone, welcome to Lakshya Coaching Classes, and I'm Manoj Karwani here with you to discuss some topics related to economics of class 12th. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मसालेदार टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बजट। और हाँ, ये बजट जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो बजट क्या है ये हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे। बजट को समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। एक्चुअली इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये जरूरी है, ये पता होना चाहिए कि आज हम इंडिया, स्पेशली इंडिया किन प्रॉब्लम से को फेस कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वही है जहां इश्यूज हैं, जहां प्रॉब्लम है। जहां प्रॉब्लम्स नहीं है वहां इकोनॉमिक्स की कोई नीड नहीं है। इसलिए अगर हम बजट की बात भी करेंगे तो हमारा पूरा बजट का जो फोकस है वो भी किस पर रहता है, वो रहता है ग्रोथ पर, हमारी प्रॉब्लम्स के, हमारे सॉल्यूशंस के ऊपर, ताकि हम लोग इंडिया को एक आगे ग्रोइंग इकोनॉमी बना सके और भी ज्यादा। तो अब ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पर अभी ना जाएं, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हम जाना कहां चाहते हैं, हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और इनके हाथ में है हमारी इकोनॉमी की डोर। मींस इकोनॉमी को चलाना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना इन्हीं के मेजर डिसीजंस पर डिपेंड करता है। अब मोदी साहब बड़े बड़े सपने लेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो उनको पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन सपना क्या है, टारगेट क्या है, हम अपनी इंडिया को कहां लेकर जाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को कहां लेकर जाना चाहते हैं। अपनी एक स्पीच में मोदी साहब ने कहा था कि हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं अगले 5 साल में। अब $5 ट्रिलियन का मतलब समझते हैं आप कि इंडिया को हम लोग वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम यूएस, हम चाइना और उसके बाद इंडिया की बात करने वाले हैं। आज हम वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पर, 5th बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लेकिन हम इसको और इंप्रूव करना चाहते हैं। अब हमारे सपने बड़े हैं और सपने देखना जरूर देखने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी की जहां बहुत स्कोप है। इंडिया में बहुत स्कोप है। अब इंडिया में स्कोप है, इसलिए इंडिया को हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब इस इकोनॉमी के साथ, क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या है, जहां से हमारा सब्जेक्ट चालू होता है। 11th क्लास में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स हम कहते हैं इट इज अ सब्जेक्ट मैटर वेयर वी डिस्कस सम इश्यूज। अब वो इश्यूज माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, ऐसे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। माइक्रो लेवल का मतलब होता है हम लोग किसी इशू की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर, किसी इंडिविजुअल कस्टमर को लेकर, किसी इंडिविजुअल फर्म को लेकर। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बिकॉज हम क्लास 12 के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो कि एक किसी स्पेसिफिकली फर्म की नहीं है, वो प्रॉब्लम पूरे नेशन, पूरे देश की है। अब इंडिया जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है जीडीपी ग्रोथ। हम लोग अपने जीडीपी को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब जीडीपी क्या होता है सर? अब क्लास 12 का स्टूडेंट जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होता है तो प्रॉब्लम ये है कि ये जीडीपी क्या होता है सर, ये चैप्टर हमें काम क्या आएगा सर। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो चैप्टर के ऊपर तो जाए ना, पहले तो ये समझ लें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे जीडीपी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या इनकम हमारी कंट्री की कितनी है, उसी को हम लोग जीडीपी कह देते हैं। और हम चाहते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, इनकम बढ़े, एक्सपेंडिचर्स बढ़े, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस लेने के बाद आगे बढ़े हैं और आज की डेट में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वो प्रॉब्लम्स और हम फेस कर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी। आप सब जानते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में आज भी हम कहते हैं
कि लगभग 21% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारे यहाँ पर इनकम की इनइक्वालिटी है। इनकम की इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबके पास सेम लेवल ऑफ इनकम नहीं है। हमारे यहाँ पे सोसाइटी दो पार्ट्स में बटी है, एक रिच है, एक पुअर है। तो हो क्या रहा है, जो रिच है वो और अमीर होता जा रहा है और जो पुअर है वो और गरीब होता जा रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो रिच है उसके पास पैसा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रिस्क है और वो रिस्क लेता है और वो कमाता है। और पुअर के पास प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं तो रिस्क कैसे खेलेगा, रिस्क नहीं खेलेगा तो वो कमाएगा कैसे? ये नॉर्मल इशू है, जनरल इशू है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। अब मैं यहां कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा और नहीं बताना चाहता, हम सब जानते हैं इंडिया के साथ ये इश्यूज रहे हैं, रहेंगे भी आने वाले टाइम तक, थोड़े टाइम तक, देखते हैं कब तक सॉल्व होंगे। लेकिन बजट इस प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करता है। बजट का ऑब्जेक्टिव इन प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। जब भी कोई गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है वो कुछ टारगेट्स लेके चलती है। भैया आप भी अपने घर का बजट बनाते हो, बजट का मतलब क्या है? मैं अपने इनकम, अपने खर्चों को एस्टिमेट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में मेरे क्या रिसिप्ट्स होंगी, क्या मेरे खर्चे होंगे, क्या मेरे एक्सपेंडिचर होंगे। और हमारा टारगेट क्या होता है? हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ पैसा हम बचाएं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, हम ग्रो कर सकें। कोई मकान खरीदना चाहता है अपना, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कुछ क्या करना चाहता है। हर इसी तरह कंट्री के भी अपनी एक सपने हैं कि हमें कहां पहुंचना है। अब यहां पर जब ये प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमें वहां तक पहुंचने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में कुछ चीजें ऐसी करती हैं, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करती हैं ताकि हम लोग इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकें। खत्म तो नहीं हो पाएंगे इतनी इजीली, लेकिन कम कर सकें। जैसे मैं आपको इसी का एक एग्जांपल देता हूं, और ऐसा एग्जांपल है जो कि क्लास 12th का स्टूडेंट, 11th का स्टूडेंट एक जनरल नॉलेज में भी पढ़ता है। इकोनॉमिक्स को कभी भी एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, हमेशा जनरल नॉलेज की तरह पढ़ें, क्योंकि ये सब कुछ हमारे आसपास ही है। 1 फरवरी को हर साल बजट आता है, गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट में लेकर आती है, प्रेजेंट करती है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आते हैं। और जब वो बजट आ रहा होता है तो सारे न्यूज चैनल्स की एक हेडलाइन होती है, ब्रेकिंग न्यूज, बजट आ गया या बजट आने वाला है। और जब बजट आ जाता है तो कई लोग उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ा, आपके ऊपर क्या पड़ा, सबके ऊपर क्या पड़ा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक मसालेदार है, ये टॉपिक हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने अपने बजट में कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। यही इस क्लास 12th की लर्निंग है इस चैप्टर से। अब मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि रिच और पुअर के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। गवर्नमेंट उस गैप को कम करना चाहती है। अभी कम कैसे करें? प्रॉब्लम यह है, क्या हम अमीरों को कमाने ना दें, जो रिच सेक्शन है क्या उससे पूरा पैसा उनका ले लें, या हम गरीबों को फ्री बांट दें और हमको कहें कि तुम तो कमाओ मत, तुम तो वैसे अमीर बन जाओ? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला कि रिच सेक्शन जो सोसाइटी का है उससे टैक्स ज्यादा लो और उसी टैक्स का पैसा गरीबों में सब्सिडी के तौर पर दो। और सब्सिडी पे दो देने का मतलब कतई ये नहीं है, उनका इंटेंशन कभी भी ये नहीं है कि हमें गरीबों को बिगाड़ना है कि तुम्हें तो कमाना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उन्हें सिर्फ एक हेल्प करना चाह रहे हैं, उन्हें असिस्टेंस देना चाह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें। वो अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे देते हैं? हम उन्हें सब्सिडीज देते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है कि उनका एक पार्ट हम लोग, उनके खर्चे का एक पार्ट हम लोग, सरकार जो है अपने ऊपर बियर करती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्यों आज प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, क्यों आज गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं? क्योंकि में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है? नहीं, मेन मुद्दा यहां पर यह भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं वो भी पढ़े, उनको भी पढ़ने का, उन्हें भी एजुकेशन लेने की एक अपॉर्चुनिटी मिले और आगे, ताकि वो भी अपनी इस एजुकेशन से खुद का डेवलपमेंट कर सकें, ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। और इसी तरह अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या केवल रिच सेक्शन के लिए हैं और क्या गरीबों के लिए ही बने हैं केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल? तो गवर्नमेंट का इंटेंशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ये है कि वहां पर जो लोग इलाज नहीं करवा पाते अपना, क्योंकि सबसे पहला सुख तो निरोगी काया है। अगर हमारे लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो वेल्दी कैसे होंगे? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख माया है। तो ये कमाने के लिए हमें जरूरी है कि हेल्थ पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रखे हैं जहां जाके अपना आप इलाज फ्री में भी करा सकते हैं।
तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या करती है, मैं एग्जांपल यहां दे रहा था आपको, उस एग्जांपल को हम बात को समझते हैं कि रिच और पुअर का जो एक गैप है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो, अभी बजट आता है जब हर साल, तो लोग टैक्स की बात करते हैं, टैक्स में क्या चेंजेस हुए। अब टैक्स का हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या गवर्नमेंट क्यों टैक्स को लेकर बजट में बात करती है, या बजट में टैक्स का क्या रोल है, ये बात समझते हैं। इससे थोड़ा सा चैप्टर का लिंक के समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो क्या सोच के बनाती है, क्या उसको अचीव करना है, उसके टारगेट्स क्या है। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने एक टैक्स रिजीम लिखी है कि हमारे इंडिया में टैक्स, इनकम टैक्स कैसे लगता है किसी इंडिविजुअल के लिए। हमारे इंडिया में एक्चुअली पहले तो समझें कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। टैक्स लगाने का एक फ्लैट सिस्टम नहीं है, फ्लैट रेट नहीं है कि भैया आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं 20% टैक्स दे जाओ, नहीं। आपके यहां पर, हमारे देश में, हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव सिस्टम लगाया हुआ है। प्रोग्रेसिव सिस्टम का मतलब है एज योर इनकम ग्रोज योर टैक्स लायबिलिटी विल ऑल्सो ग्रो। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब यहां जो रिच है, जो अमीर है, उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा और गरीब पर टैक्स का बर्डन कम आएगा। यही गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि पुअर पर हम टैक्स का बर्डन ना डालें, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इनकम कम है। आप सिंपल सा एग्जांपल समझो, एक आदमी जो लाख रुपए कमा रहा है, उससे अगर 10% टैक्स ले लोगे, 10,000 रुपए, तब भी उसके पास 90,000 की डिस्पोजेबल इनकम है, वो खर्च कर सकता है। लेकिन अगर एक गरीब जो 10,000 रुपए कमा रहा है, उससे आपने 10% टैक्स मतलब 1,000 रुपए का टैक्स ले लिया, तो उसके पास तो डिस्पोजेबल इनकम 9,000 ही बचती है। अब वो उस 9,000 में क्या तो इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या अपना घर चलाएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि पुअर पर, मिडिल क्लास पर जो है टैक्स का बर्डन कम आए। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लेकर आए इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। कैसे? जैसे आज 2025 में जो बजट आया गवर्नमेंट का, उस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकम जो थी वो 0 से लेकर 4 लाख तक फ्री कर दी। देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से लेकर 4 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स का 1 रुपए का बर्डन नहीं है। अब आप सोचिए, यहां पर ये हम बात कर रहे हैं पुअर सेक्शन की, हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, जो 5-6 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। अब आप ये भी समझें कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, इसका मतलब इससे पहले जो चल रहा था, इससे पहले ये जो टैक्स स्लैब था वो 0 से 2.5 लाख था। इसका मतलब 2.5 लाख तक जो इनकम कमाता था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये लिमिट इंक्रीज करके 4 लाख कर दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो लोग हैं, अब क्योंकि महंगाई बढ़ी है, लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, तो उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ वो इस स्लैब को, इस लिमिट को, इस मैक्सिमम एग्जिम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। अब उनको टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, तो टैक्स का बर्डन उन पर ना आए, इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में हर साल इस टैक्स के साथ कुछ खेलती है, कुछ छेड़छाड़ करती है, वो इन लिमिट्स को चेंज करने की बात करती है। तो अब यही टैक्स का सिस्टम समझे कि जैसे 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स है, 4 लाख टू 8 लाख चलेंगे तो 5% का टैक्स स्लैब है। इसके बाद 8 लाख से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 पे 15% है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हाईएस्ट स्लैब क्या है कि 24 लाख रुपीस या उससे ज्यादा कमाने वाले को 30% इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब रियल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? रियल बर्डन रिच सेक्शन पर आ रहा है, पुअर पर नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना है? रिच से ज्यादा टैक्स लेना है और उसी टैक्स का पैसा अलोकेशन करते हुए, खर्च करते हुए गवर्नमेंट पुअर्स को सब्सिडी के तौर पर देगी। जैसे आप देखते हैं गरीबों को गवर्नमेंट सस्ता सिलेंडर भी देती है, सस्ता अनाज भी देती है। वो कहां से आता है पैसा? वो सारा यहीं से कलेक्ट होता है और वो कलेक्ट करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस यही है कि इस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि गरीब को गरीब ही रहना है। इसका मतलब है कि उसे हम लोग प्रॉपर रिसोर्सेज दे रहे हैं ताकि उसे भी आगे आने का मौका मिल सके। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हम कैसे अपने बजट में गवर्नमेंट ये टारगेट लेके चलती कि इस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। अब मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे बताया था कि इश्यूज केवल इनइक्वालिटी नहीं है, इशू तो पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, और सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अब जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारे यहाँ पर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एमजी नरेगा एक्ट लगे आए थे। मतलब वो लोग लेकर आए थे एक एम्प्लॉयमेंट का गारंटी एक्ट कि भैया आपको 100 डेज का जो है पक्का रोजगार मिलेगा। अब ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो लोग
अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें सिंपली थोड़ी सी कमाई का सोर्स मिल सके, और कोई इंटेंशन नहीं था। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कि आपने किसी को 100 दिन का पक्का रोजगार दे दिया। अब इसके बाद जब आए मोदी सरकार, मतलब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने भी अपने अपने कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी। उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है स्किल इंडिया स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली 2024 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आए जिसे कहा प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इसमें क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन यंगस्टर्स को, एक्चुअली आपको पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ी हुई कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग पढ़े लिखने के बाद भी वो स्किल्स सेट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो गेन नहीं कर पा रहे हैं। वो स्किल सेट उनके पास तभी आएगा जब वो उनको कैसा काम मिलेगा, हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो उस तरह का बन पाएगा। अब इसलिए गवर्नमेंट ने एक इंटर्नशिप स्कीम स्टार्ट कर दी, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री है, नॉलेज है, लेकिन काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो एमएनसीज में जाएं या दूसरी कंपनीज में जाएं। ऐसी 500 कंपनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है पॉइंट आउट करके उन्हें उस स्कीम के तहत उन लोगों को इंटर्नशिप देने का प्लान बनाया। अब गवर्नमेंट उनको वहां इंटर्नशिप के लिए भेज रही है, प्लस स्टाइपेंड भी दे रही है, मतलब कुछ पैसा भी दे रही है अपना खर्चा उठाने के लिए कि 1 साल जाइए, काम सीखिए। अब आप सोचिए, जब काम लोग सीख जाएंगे, उनके अंदर स्किल्स आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है अपने इस बजट में बहुत सी चीजें लेकर आती है। अब बजट का सिंपल सा मतलब क्या है, तो मैं अगर थोड़ा सा बजट के बारे में बात कर लूं, ये तो मैंने आपको बताया बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बजट क्या होता है, नॉर्मली हम बात करें तो बजट एक एस्टिमेशन है सिंपली किस चीज का, कि आने वाले टाइम का मतलब बजट कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनता, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है। जैसे हमारे कंट्री में हर साल फेब के मंथ में बजट आता है, और वो फेब वाला जो बजट में जो चीजें अनाउंस होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से। जैसे फेब के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च में एंड हो जाएगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो चीजें प्लान होती हैं वो फेब में बताई जाती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं बजट एक ऐसा प्लान है जिसे मॉनेटरी टर्म्स में बजट कह दिया जाता है, कि हमने ये प्लान किया, हम ये खर्चे करेंगे, हम लोग के पास इतना पैसा आएगा, इसको हम लोग इस तरह डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो उसी को हम लोग बजट कहते हैं। हम लोग भी अपने घरों में बजट बनाते हैं कि भैया हमारी इतनी इनकम आएगी, इसमें से इतना हम लोग घर खर्च में निकाल देंगे, इतना हम सेव कर लेंगे, और इतने के लिए हम लोग कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कर लेंगे। तो इसी तरह हमारे भी टारगेट्स होते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको बना सके। तो गवर्नमेंट के भी अपने अपने टारगेट हैं कि किस तरह से हम लोग जो है हमारे आने वाले टाइम में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कितने हमारे रिसिप्ट्स होंगी, रेवेन्यूज होंगे, और कितने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, उसी को हम लोगों ने बजट कह दिया। अब बजट के बारे में कुछ बातें कर लें तो बजट जो है एक एस्टिमेशन है, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा इतने रिसिप्ट होंगे, इतने हमारे खर्चे होंगे, ये सब एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब एक्चुअल तो है नहीं, हम अंदाजा लगाते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि आने वाले टाइम में हमें ये करना है। क्योंकि पहले एक टाइम था हम लोग 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते। गवर्नमेंट अपने बजट में ही अपना पूरा 1 साल का प्लान बता देते कि भैया आने वाले टाइम में हम लोग ये करने वाले हैं। बजट फाइनेंशियल ईयर के बनता है, 1 फेब को बनता है। बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है या प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी टीम होती है वो बनाती है, और प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर करता है पार्लियामेंट में। और ये सभी तरह की गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको हम लोग यूनियन बजट कहते हैं। तो ये एक सिंपली इंट्रोडक्शन था कि बजट होता क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसे हमारे को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट कैसे कॉप अप करती है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव हमारा जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा, जीडीपी ग्रोथ तभी हो पाएगा जब आप लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, ज्यादा खर्च पाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो अगेन प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, और ये लिंकिंग ही कहीं ना कहीं इस बजट का एक टारगेट होती है कि हम लोग जीडीपी को कैसे बढ़ा सकें। तो यही हमारे इस चैप्टर का मेन मोटो होता है। अब आगे की बातें और ऑब्जेक्टिव्स और डिटेल में चैप्टर को लेके चलेंगे। अभी तो हमने जनरल बातें करी इस चैप्टर के बारे में, और इसके लिए हम लेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही लेंगे। थैंक यू।